अमेरिका में महंगाई के आंकड़ों का सबको इंतजार है, लेकिन सोने की कीमतों में उसका असर अभी से दिखाई देने लगा है। कॉमेक्स पर सोना लगातार छठे दिन 1920 के नीचे फिसला है। वहीं एमसीएक्स पर भी भाव यहां पर 59,000 के नीचे हैं। बाजार मान रहा है कि अगस्त में महंगाई में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ऐसे में सवाल यह है कि अगर महंगाई बढ़ती है तो कहां तक सोने के दाम जा सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अनमोल ज्वेलर्स के ईशू दत्वानी। कॉटन पर हमसे बात करेंगे एसवीपी ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड के सीईओ ओपी गुलिया एंड पृथ्वी फिनमार्ट प्राइवेट लिमिटेड के मनोज कुमार जैन भी हमारे साथ हैं। एसएसजे फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के प्रियंका उपाध्याय भी जुड़ रहे हैं। और शुरुआत यहां पर सोने के साथ ही करेंगे, जहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिली है और शायद ये कंज्यूमर्स के लिए तो अच्छी बात है क्योंकि त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। खरीदारी यहां पर आगे हम बनता हुआ देखेंगे भी। प्राइसेस से पहले बात कर लेते हैं। और प्रियंक, कैसे देखते हैं आप गोल्ड के प्राइसेस और यहां से क्या व्यू है? गुड इवनिंग मनीषा जी। ऑल आइज विल बी ऑन जो इन्फ्लेशन के डेटा निकल के आते हैं और कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन ऑन द हायर साइड आएगा। वो एक डेंट करेगा गोल्ड के प्राइसेस को। और अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर्स भी अगर हम देखें तो 1940-1950 जो अभी स्विंग हाइस थे थोड़े दिन पहले, वो एक इमीडिएट हर्डल है। वो जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक डाउन साइड प्रेशर बना रहेगा। एंड ऑन द डाउन साइड भी हम देख रहे हैं कि 1880 जो रिसेंट स्विंग लोज थे वहां पे एक सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक करता है तो डीपर सपोर्ट्स वुड बी अराउंड 1850। तो ओवरऑल जो ट्रेजेक्टरी दिख रही है गोल्ड की, मोटा मोटी 1950 से लेके 1880 ये रेंज है। और बायस जो रहेगा इन वेरी शॉर्ट टर्म वो ऑन द डाउन साइड का रहेगा। ऑलराइट, तो कुछ प्रेशर यहाँ पर सोने में बरकरार रह सकता है। ऑफ कोर्स इस हफ्ते यहाँ पर काफी सारे इवेंट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम यूएस इन्फ्लेशन डेटा, चीन के इन्फ्लेशन के आंकड़े, ट्रेड नंबर्स भी आएंगे। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की थर्सडे को मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, तो बाजार की इन सब चीजों पर यहाँ पर नजर रहने वाली है। लेकिन इशू जो भाव गिरेंगे और जैसे प्रियंक भी कह रहे हैं कि यहाँ से कुछ और भी गिर सकते हैं, उसका कितना फायदा हम ऑन ग्राउंड आता हुआ देख रहे हैं खरीदार की तरफ से? तो the good news is कि already the sentiment is very good. सीजन की शुरुआत ऑलमोस्ट मतलब मेरे हिसाब से तो हो चुकी है। We had a 2-day exhibition in Dubai, Friday and Saturday, और वहां पर हम इंडियन डायस्पोरा को टारगेट करते हैं। And ours was one of the first shows of the season, and the kind of turnout we got was fantastic. And the sales, मतलब people came and actually bought. तो sentiment जो है वो इंडियन, चाहे दुबई में हो चाहे बंबई में हो, वो सेंटिमेंट सेम ही होता है। तो इस बार इनफैक्ट द सेंटिमेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड अगर गोल्ड थोड़ा भी गिरता है तो वो इट विल कन्वर्ट इनटू बेटर, पीपल हु आर वेटिंग ऑन द साइडलाइंस विल डेफिनेटली कम इन। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी वेरी गुड सीजन दिस ईयर। अगर कुछ नंबर्स शेयर कर सकें इशू, बिकॉज हम मेटल फोकस से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि भावों में दबाव रहेगा, लेकिन जहां तक मांग है वो भी पिछले साल के कंपैरिजन में यहां पर 3-5-7% कम ही रहने की उम्मीद है। नहीं, मुझे लगता है कम नहीं होगा, सेम होगा या कम से कम 5 से 10% बढ़ेगा। और किस तरह की बाइंग आप आता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह के B2Bs और फेस्टिवल्स और एग्जीबिशंस हमने आते हुए देखी हैं, उन सभी से, जैसे आपने भी कहा, इवन दुबई में यहाँ पर बेहतर नंबर्स, बेहतर फुटफॉल्स हैं, तो क्या ये ऑन ग्राउंड आपको कन्वर्ट होता हुआ भी दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल ऑन ग्राउंड, ये एक्चुअल ऑन ग्राउंड है। और नॉर्मली हम हर साल दुबई में एग्जीबिशन करते हैं। दिस वाज वन ऑफ माय बेस्ट बिकॉज लिटरली कन्वर्जन्स हुए। लोग समटाइम्स वो बोलेंगे हम सोच रहे हैं इंडिया दूर नहीं है, हम तो आ जाएंगे वापस लेने के लिए। इस बार ही देवर पीपल वर एक्चुअली सेइंग ओके, ये क्रेडिट कार्ड लो और ये सेल कंफर्म करो। सो सिमिलरली इवन इन बॉम्बे वी आर सीइंग दैट देयर इज अ वेरी गुड ट्रैक्शन एंड एक्चुअल सेल्स आर हैपनिंग, नॉट जस्ट टॉक। ओके, और कहां पर आप बेहतर इन्वेस्टमेंट आता हुआ देख रहे हैं? क्या ये ब्राइडल बाइंग है, क्या ये वॉक-इन्स हैं, क्या ये इन्वेस्टमेंट बाइंग है? वॉक-इन्स है और ब्राइडल बाइंग है। क्लियर इनफैक्ट यूज्ड टू सी टू मच ऑफ ओनली ब्राइडल्स। इस बार हमको इवन जो पर्सनल यूज के लिए या एनिवर्सरीज के लिए, गिफ्टिंग के लिए, वो बाइंग भी नजर आ रही है। और इन्वेस्टमेंट का तो है ही, बट दैट प्रपोर्शन इज स्मॉलर। ओके, और फाइनली वॉल्यूम और वैल्यू हमने यहाँ पर काफी डिफर होते हुए देखी है। जो लेटेस्ट वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट भी थी पिछले क्वार्टर की, उसमें हमने देखा कि वॉल्यूम गिरी है लेकिन वैल्यू बढ़ी है, बिकॉज सोने के भाव अगर आप पिछले क्वार्टर, पिछले साल से कंपेयर करें तो वहां पूरा फर्क पड़ जाता है। आपको लगता है कि वो ट्रेंड जारी रहेगा?
वो तो रहेगा ही, पर हम हमेशा जब हमारा एनालिसिस करते हैं, वी ऑलवेज हैव अ कॉलम ऑफ वेट, वी हैव अ वैल्यू कॉलम एंड अ वेट कॉलम. तो वी डोंट गेट सुपर एक्साइटेड जस्ट बिकॉज द वैल्यू हैज गॉन अप. आवर रियल बैरोमीटर इज ऑलवेज द वेट. फेयर पॉइंट दैट. तो यानी कि मांग अच्छी है, एग्जीबिशंस और जो सेल्स हैं वहां पर अभी भी बेहतर नंबर्स आते हुए नजर आ रहे हैं, फुटफॉल्स भी. तो एक पॉजिटिव होप्स यहां पर बाजार में बनती हुई. ईशू दत्वानी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए. ये तो बात हुई यहां पर सोने की, जहां पर भावों में दबाव रह सकता है, लेकिन उसका फायदा क्लियरली यहां पर मांग ले जाती हुई नजर आएगी. बात हम अब यहां पर कॉटन की कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर भी निचले स्तरों से कुछ खरीदारी लौटते हुए देखी है हमने. जो टेक्सटाइल के लेटेस्ट आंकड़े आते हुए नजर आए, उसमें भी यही देखने को मिला कि यूएस के इंपोर्ट्स बढ़े हैं, चाइना की एक तरफ से एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं. इंडियन मार्केट्स में ऑफ कोर्स जो हम मंथ ऑन मंथ यहां पर एवरेज एक्सपोर्ट आता हुआ देखते हैं, उस नंबर से हल्का सा कमजोर ये अभी भी है. लेकिन अगस्त का महीना तीसरा महीना था जब यहां पर तेजी हमने आते हुए देखी थी, और भावों में अच्छी खासी बढ़त अब यहां पर है. हमारे साथ मेजर जनरल ओपी गुलिया हैं. मिस्टर गुलिया, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे देखते हैं आप कॉटन डिमांड, टेक्सटाइल डिमांड और जो ये रिलेटिव प्राइसेस हैं? Thank you, Manisha, for inviting me on this August channel and discussion. What Sona has done, उससे कॉटन का अपोजिट ट्रेंड रहा है. पिछले 1.5 महीने में कॉटन के जो भाव है उनमें तकरीबन 7% के करीब इजाफा हुआ है. जुलाई में कॉटन जो तकरीबन 55,000 पर कैंडी बिक रही थी, आज उसके भाव 62,000 पर कैंडी हो गए हैं. और पिछले एक हफ्ते में तकरीबन 2% का इसमें इजाफा हुआ. और इंटरनेशनल कॉटन को भी अगर हम देखें तो आइस कॉटन के जो स्पॉट प्राइसेस हैं वो भी 83 सेंट्स पर पाउंड से बढ़ के 86-87 सेंट्स तक हो गए. और इसका एक मेजर कारण है कि जो कॉटन का जो सीजन है वो अक्टूबर से सितंबर तक का होता है, और ये आखिरी महीना है कॉटन का. तो लोगों को थोड़ी स्पेकुलेशन है कि कॉटन कम ना हो जाए, अगले साल के लिए थोड़ा एक्यूमुलेट करना चाहेंगे. और ऑल्सो एक थोड़ा सा जो यूएसडीए की रिपोर्ट आई है कि टेक्सास जो इसका मेजर प्रोविंस है जहां कॉटन प्रोड्यूस होती है, उसमें अब की बार सूखा पड़ा था, और उसके कारण क्वालिटी और क्वांटिटी में थोड़ा फर्क पड़ा है. तो इन दोनों को देखते हुए कॉटन के जो प्राइसेस हैं वो अभी बढ़े हैं, और ये मेरा विचार है कि थोड़े दिन तक और इसी तरह से बढ़ेंगे. बट अगर और देखा जाए ना तो कॉटन काफी ठीक ठाक रहा है करके. लास्ट ईयर यही प्राइसेस जो 1,15,000 पर कैंडी हो गए थे, अब की बार तकरीबन 55,000 से लेके 65,000 की रेंज में रहे. और इसका अगर देखा जाए तो मेजर रीजन मेरे हिसाब से है कि जितनी इंडिया में जो खपत है, तकरीबन जो प्रोडक्शन है वो भी इस साल बराबर सी ही रही है. अपने देश में तकरीबन 340 लाख बेल की खपत है हर साल की, जो तकरीबन 24 लाख लूम है और 500 लाख के करीब अपने पास स्पिंडल कैपेसिटी है. और इनकी वो 340-350 लाख बेल होती है, और उतनी ही तकरीबन अपने पास इस साल की जो एस्टिमेट है वो प्रोडक्शन है. अभी तक 11 महीने. एब्सोल्युटली. मिस्टर गुलिया, अगर हम ट्रेंड्स देखें और अगर पिछले 4-5 साल का प्रोडक्शन के नंबर्स भी यहाँ पर देखें, तो कोई बहुत ज्यादा हमने यहाँ पर एकरेज में, यील्ड में या फिर ओवरऑल प्रोडक्शन में इजाफा होते हुए नहीं देखा. एक्चुअली अगर हम पिछले 7-8 साल का हाईज निकाल के देख लें तो उससे लगातार नीचे की तरफ या एक रेंज में हमने यहाँ पर कॉटन की बुआई होते हुए देखी है. एज अ क्रॉप आउटपुट कैसे देखते हैं ये नंबर्स? यस मनीषा, आपने बिल्कुल ठीक कहा है. इंडिया में तकरीबन 113 लाख हेक्टेयर के आसपास की बुआई होती है हर साल. इस साल एक्चुअली थोड़ा एस्टिमेट था कि ये 121 लाख हेक्टेयर तक चली जाएगी, क्योंकि पिछले साल प्राइसेस बहुत बढ़े थे. लेकिन जब जैसे जैसे सीजन एंड हुआ है, मालूम चला है कि जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन उतनी ही रही है. और जैसे आपने बताया 2016-17 में भी प्रोडक्शन 370 लाख बेल थी, और आज भी 340-50. तो जो यील्ड है ना इंडिया में वो बहुत अच्छी नहीं है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देखते हुए. और ना ही तो यील्ड बढ़ी है पिछले 4-5 साल में, और ना ही एकरेज इतनी बढ़ी है. तो वी आर जनरली रिमेनिंग इन रेंज बाउंड अबाउट 350 से लेके 360 लाख बेल पर ईयर की अपनी यील्ड रही है. एब्सोल्युटली. कैसे देखते हैं इंडियन डिमांड आगे जाता हुआ? क्योंकि जैसे जैसे मैंने आपको कहा कि जो हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं, चाहे वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की रिपोर्ट्स क्यों ना हो, थोड़ा सा एवरेज से हम यहाँ पर नीचे गिरते हुए नजर आए हैं. चर्चाएं ये भी हैं कि इंडिया बहुत कॉम्पिटिटिव नहीं है इंटरनेशनल मार्केट्स में. इन सब मुद्दों से कैसे जूझते हैं हमारे से? नहीं, this is not the only reason. There are other reasons also, because international, when you look at it, the economy is not doing so well. So the apparel sector is the one which suffers first, because लोग कपड़े के बिना काम चल सकता है, खाने के बिना काम नहीं चलेगा, आपका पानी के बिना काम नहीं चलेगा, पेट्रोल के बिना काम नहीं चलेगा. लेकिन
ओवरऑल ये हो सकता है कि अगर आपके पास कम अप्रैल हैं, 1-2 से कम में भी काम चल जाएगा। तो मेरा विचार है कि इस साल भी डिमांड तकरीबन वैसी ही रहेगी जो 22-23 में रही है। बहुत ज्यादा पुश नहीं होने वाला है, बट इट विल the spinners or the textile mill will be able to break even and make some nice profit and all, and I guess it will continue to be this trend this year. ग्लोबल ट्रेंड्स में जिस तरह के चेंजेस हमने आते हुए नजर आए हैं, क्योंकि ब्राजील अब यहाँ पर धीरे धीरे एक मेजर कॉटन एक्सपोर्टर के तौर पर भी निकलता हुआ नजर आया है, तो इंटरनेशनल मार्केट्स में की स्ट्रैटेजी अब इंडिया को कैसे देखनी होगी? देखिए, ब्राजील का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसके पास जो लॉन्ग स्टेपल कॉटन है वो बहुत अच्छी है और उसकी क्वालिटी अच्छी है। एंड इंडिया में लॉन्ग स्टेपल कॉटन ज्यादा बिकती नहीं है, ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होती है। सो जो अपनी 15-16 लाख बेल, जो तकरीबन 40 लाख बेल के करीब जो हम मेजर इंपोर्ट करते हैं, वो ब्राजील और यूएस, इन 2 कंट्रीज से हम लेते हैं। इस साल क्योंकि यूएस की प्रोडक्शन ठीक नहीं रही है, तो ब्राजील ऑटोमेटिकली गॉट अ बिग बूस्ट। चाइना इन एनी केस इज नॉट डूइंग वेल फॉर लास्ट अबाउट 1-2 years. So Brazil has got a big advantage in this, and I guess it will continue to be so. एक फाइनल सवाल, आपको यहाँ से अब प्राइसेस कहाँ जाते हुए दिखते हैं? देखिए, कुछ दिन तकरीबन 1 महीने तक तो ये ऐसे ही चलेगा जो ट्रेंड है अभी, लेकिन फिर अक्टूबर एंड नवंबर में आके थोड़ा फिर स्टेबल हो जाएंगे ये, और दिसंबर विल बी द बेस्ट मंथ व्हेन दे विल बी मोर स्टेबल एंड ऑल्सो आई फील ये इतना ही रहेगा, तकरीबन 55 और 62 के बीच में भी थोड़ा सा अगले 15-20 दिन बढ़ जाएगा, अदरवाइज इट विल रिमेन जनरली सेम। फेयर पॉइंट मिस्टर गुलिया, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो कॉटन पे तमाम जानकारी भी देने के लिए। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं कॉटन के प्राइसेस और यहाँ से कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो आप हमारे इन्वेस्टर्स को बताना चाहेंगे? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल जैसा कि हम इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहे थे, जो आइस फ्यूचर्स है वहां पे हमने एक दायरे का ट्रेड होता हुआ देखा था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो 86-87 सेंट का जो दायरा था उसको आइस कॉटन फ्यूचर जो है पार करता हुआ नजर आया और अभी हम 88 सेंट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। भारतीय बाजारों में भी एमसीएक्स कॉटन 61,000 के स्तर को पार करता हुआ नजर आया। वहीं अगर एनसीडीएक्स कॉटन कपास वायदा की बात करें तो वहां भी 1600 के ऊपर कीमतें निकलती हुई नजर आई है। तो यहाँ पे एक टेक्निकली जो है ब्रेकआउट कीमतों में देखने को मिला है। हमारा मानना है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो सकता है और एमसीएक्स जो कॉटन वायदा है नवंबर का अभी 61,400 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा डिप्स मिलता है 61,000 के आसपास तो बाई की सलाह रहेगी। ऊपर में 62,500 62,800 जो है शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। वहीं एनसीडीएक्स अप्रैल जो कपास वायदा है वहां भी 1580 1585 के दायरे में बाइंग की सलाह रहेगी। यहाँ 1560 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा करके चल सकते हैं और शॉर्ट टर्म में कीमतें यहाँ भी एक बार 1640 1650 तक के जो स्तर है वो दिखा सकती है। तो एक मोमेंटम पॉजिटिव है, थोड़ा सा डिप मिले तो यहाँ बाई की सलाह रहेगी। राइट, तो खरीदारी की राय यहाँ पर कॉटन में आगे जाते रहे भी, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त है। जब लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं ही, उनसे लेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में। तो हमने बात की ही है, लेकिन अपने एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे कि उनकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हैं। और मनोज जी, आपसे ही पहले पूछ लेते हैं, एग्री में कहाँ देखते हैं आप आज कमाई के मौके? एग्री में हम देख रहे हैं कि कैस्टर सीड वायदा में निचले स्तरों पर अच्छे सपोर्ट्स देखने को मिले। तो अक्टूबर वायदा में यहाँ 6,270 के स्तर पर बाइंग की सलाह रहेगी। अभी 6,300 के आसपास ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है। एक स्टॉप लॉस जो रखना है वो 6,220 का रखना है, लक्ष्य यहाँ पे 6,370 का लेकर चले। वहीं टर्मरिक में यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, तो ये एक्सटेंड हो सकती है। अभी यहाँ पे थोड़ी बढ़त आती है 13,800 के आसपास, तो वहां बिकवाली की सलाह रहेगी 14,150 के स्टॉप लॉस से। हमारा मानना है कि 13,000 तक के लक्ष्य जो है यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओके जी हाँ, हल्दी में हर अपटिक पे बिकवाली आती हुई नजर आई है। 3.5% की गिरावट आज भी है और यहाँ से भी सेल ऑन राइज की फिलहाल व्यू आता हुआ बाजार में। प्रियांक, आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या होंगी नॉन एग्रो स्पेस में? हमारी दोनों ही पिक आज बेस मेटल्स में रहेगी। हमने देखा है कि बेस मेटल्स में लोअर लेवल से कुछ एक खरीदारी फिर से लौटी है। जिस तरह से चाइना का डेटा निकल के आ रहा है और एक्सपेक्टेशन यही है कि जो वर्स्ट था चाइना का प्रॉब्लम्स का वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं। एंड जिस तरह से गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है लेंडिंग फैसिलिटी, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव माहौल बन रहा है बेस मेटल्स के लिए। तो मुझे लगता है कि और बेस मेटल्स में जिंक हमारी प्रेफर्ड पिक रहेगी। वो एक आउट परफॉर्म भी कर रहा है अमंग द होल बास्केट रिलेटिवली। तो जिंक में खरीदारी की सलाह रहेगी अराउंड 220 के आसपास। 217 का स्टॉप लॉस रहेगा, 225 के टारगेट्स रहेंगे। और सेकंड पिक कॉपर में रहेगी, 730 के आसपास बाई किया जा सकता है। 722 का स्टॉप लॉस रहेगा और 742 के टारगेट्स रहेंगे।
ओके, तो खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आती हुई, चाहे वो कॉपर है या फिर जिंक। लेकिन बात यहाँ पर कच्चे तेल की भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट लगातार बनता हुआ नजर आया है। ऑलमोस्ट 91 के आसपास के यहाँ पर स्तर, एक्चुअली 91.25 आपकी स्क्रीन पर आधे % की तेजी के साथ कारोबार है और अच्छी खासी बढ़त हमने यहाँ पर WTI क्रूड में भी आते हुए देखी है। प्रियांक, क्रूड में लेके अब यहाँ पर क्या राय है? खरीदारी लगातार है, बाजार 92-95 की अब अटकलें लगा रहा है। जी बिल्कुल, क्रूड में हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग अपमूव आया है और लास्ट 5-6 ट्रेडिंग सेशंस अगर आप देखेंगे तो काफी नैरो रेंज में चला गया है मार्केट्स। WTI की अगर मैं बात करूं तो जो लास्ट 5-6 डेज की रेंज है वो हायर साइड 88 है एंड लोअर साइड 86 है। तो ये $2 का रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा है। एक्सपेक्टेशन है कि आफ्टर द रीसेंट रैली ये कंसोलिडेशन फॉलोड बाय अ ब्रेकआउट होना चाहिए। तो 88.30 के ऊपर अगर सस्टेन करता है WTI तो मुझे लगता है कि और $2-2.5 का तेजी ऑन द हायर साइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। घरेलू मार्केट्स में लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो 73.30 एक लेवल रहेगा, उसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि 7450-7500 तक प्राइसेस शूट अप हो सकते हैं। नियर सपोर्ट 7100 के आसपास रहेगा। अगर किसी को स्ट्रैटेजी प्ले आउट करनी है तो ऑल ऑप्शंस 7330 के ऊपर अगर फ्यूचर निकलता है तो 7300 के कॉल ऑप्शंस के थ्रू भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फेयर पॉइंट। तो चाहे वो फ्यूचर्स है या ऑप्शंस है, बाजार को यही लगता है कि तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है। सपोर्ट लेवल्स आपको प्रियांक ने बताए ही हैं। मनोज जी, गुआर पर एक राय लेना चाहेंगे आपकी। यहाँ पर गम और सीड दोनों में ही आगे जाकर क्या रेंज, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? मनीषा जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्वार सीड और ग्वार गम पिछले काफी समय से एक दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। जो लोअर एंड अगर मैं ग्वार सीड की बात करूं तो 6000 और अपर साइड जो है 6500 6600 ये बनी हुई है। तो हमारा मानना है कि जब तक ये दायरे में बनी हुई है ये रेंज बनी रह सकती है अगले 1 से 1.5 महीने के लिए। जब यहाँ पे अक्टूबर मिड तक काफी कुछ उत्पादन को लेकर के जो क्लियरिटी आएगी तो उसके बाद यहाँ कीमतों को डायरेक्शन मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन हमारा मानना है कि 6000 के स्तर के नीचे ग्वार सीड जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है और डिप्स में यहाँ पे बाय किया जा सकता है। फिर एक बार शॉर्ट टर्म में 6500 6600 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर ग्वार गम की बात करें तो यहाँ भी जो दायरा है वो लोअर एंड पे 11800 और अपर एंड जो है वो 13500 ये बना हुआ है। तो अगर यहाँ से थोड़ा और डीप आता है 12300 12200 के आसपास तो ग्वार गम में भी बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है। 13500 एक अपर केप यहाँ पे बना हुआ है। तो अभी हमारा मानना है कि अगला 1 महीना और जो है दायरे का ट्रेड ग्वार सीड और ग्वार गम में बना रह सकता है। ऑलराइट, तो खरीदारी की राय यहाँ पर भी आती हुई। ऑफकोर्स पिछले कुछ दिनों में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस हमने आते हुए नहीं देखी, लेकिन जिस तरह से नहीं बारिश है और फसल को लेकर नुकसान की आशंकाएं हैं, उसका फायदा गुआर शायद आगे जाके उठा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी एंड प्रियांक साथ जुड़ने के लिए। तमाम कमोडिटीज पर चर्चा के लिए भी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।